पहला स्टेप क्या है, NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2। NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2। तो क्या होता है कि हमने कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जिसको हम ब्राइन बोल देते हैं तो उसका रिएक्शन एक तो अमोनिया के साथ में करा देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। H2O का मतलब ये है कि वाटर की प्रेजेंस रहती है, पानी रहता है थोड़ा सा। ये करने पर हमको दो कंपाउंड्स मिलते हैं, एक मिलता है NaHCO3 और NH4Cl। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिएगा, हियर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म्ड इज ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, सो इट प्रेसिपिटेट्स आउट एज अ सॉलिड। तो ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये पानी में ना थोड़ा बहुत घुलता है, पूरी तरीके से घुल नहीं पाता। ठीक है, तो स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में। तो जब पूरी तरीके से सॉल्युबल है ही नहीं तो फिर उसका मतलब क्या है कि वो जो है वो या तो ऊपर मतलब आकर जो सरफेस है सरफेस पर फ्लोट करने लगेगा या फिर डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा हैवी होता है तो इस वजह से नीचे डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है ना, पानी ऊपर रहता है और ये नीचे डिपॉजिट हो जाता है। उसके बाद सेकंड देखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ड्राइड एंड हीटेड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फिल्ट्रेशन से, फिल्ट्रेशन मतलब किसी फिल्टर पेपर के थ्रू पास करा के, तो फिल्ट्रेशन से और जो है ड्राई करके उसको सेपरेट आउट कर दिया जाता है। तो ऑन हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारे पास ये NaHCO3 यहाँ पर बना, तो इसका हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि यहाँ पर की रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो सोडियम का एक एटम है, इधर भी सोडियम का एक एटम है, इधर नाइट्रोजन का एक एटम है, यहाँ भी नाइट्रोजन का एक एटम है, क्लोरीन का एक एटम, क्लोरीन का एक एटम। तो क्लोरीन, सोडियम और ये नाइट्रोजन, ये तो सारे बैलेंस है। हाइड्रोजन की बात करें तो 3 इधर है और 2 इधर है, 3 और 2 5, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 और एक 5 है। कार्बन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन का 2 इधर है और 1 इधर है, 2 और 1 3, और इधर भी ऑक्सीजन के 3 है। इसका मतलब ये पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। फिर आप ये देखिएगा कि NaHCO3 अब मैंने लिया यहाँ से, सेकंड स्टेप, NaHCO3 को लिया और इसको हीट करा दिया। इसको हीट करा दिया, हीट कराने पर मिला मेरे को Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O प्लस H2O। ठीक है, तो हीट कराने पर मेरे को सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है। अच्छा, द एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड हियर इज कॉल्ड सोडा ऐश। तो ये जो एनहाइड्रस होता है, एनहाइड्रस मतलब थोड़ा बहुत पानी इसमें मिक्स्ड है, ये है ना, वाटर इधर आ रहा है तो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी मिक्स्ड है। तो ऐसे सोडियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ठीक, अच्छा, इसको सोडा ऐश बोल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज dissolved in water and recrystallized to get washing soda crystals containing 10 molecules of water of crystallization। यहाँ से जो Na2CO3 मेरे को मिला, इसमें हमने 10 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड कर दिए। वाटर के 10 मॉलिक्यूल ऐड करने का मतलब मुझे क्या मिलेगा, Na2CO3 डॉट 10 H2O, Na2CO3 डॉट 10 H2O। तो इसका क्या मतलब होता है, डॉट 10 H2O का मतलब ये है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं हुआ है। यहाँ पर Na2CO3 और वाटर के बीच में, Na2CO3 ये है हमारा सोडियम कार्बोनेट और वाटर, इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं हुआ है। वाटर इसमें सिर्फ ऐड कर दिया गया है। तो वाटर जो सिर्फ ऐड होता है ना, जो बनाता है सिर्फ मिक्सचर। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं शुगर की बात करता हूँ और शुगर को मैंने पानी में घोल दिया, तो शुगर का पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, नया कोई कंपाउंड नहीं बना है, उसको मिक्सचर बोलते हैं। तो जब मिक्सचर होता है ना कहीं पर भी, वहाँ जो वाटर मौजूद होता है, उस वाटर को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ गए? इसी तरीके से सॉल्ट लिया, ये ऑन करो प्लीज और ध्यान देना।
उसी तरीके से जो सॉल्ट है, सॉल्ट को आपने लेकर और सॉल्ट को आपने पानी में मिला दिया, तो वो भी कोई नया कंपाउंड नहीं बनाता। सॉल्ट सॉल्यूशन का कोई कंपाउंड नेम नहीं होता है, ठीक है ना। वो सॉल्ट को बस पानी में मिला दिया तो वो एक मिक्सचर बन गया। तो उसमें भी जो वाटर होता है तो वो वाटर ही, लेकिन उसको ये बोल देते हैं कि वाटर में एक सॉलिड आपने मिक्स करा है। सॉलिड मतलब क्रिस्टल्स मिक्स करे हैं आपने उसके, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसको बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये जो Na2CO3 है, इसमें आपने 10H2O ऐड करा, मतलब पानी के 10 मॉलिक्यूल ऐड करें। 10 मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि Na2CO3 का अगर एक मॉलिक्यूल है आपके पास तो 10 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड करेंगे। अगर इसके आपके पास 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ 20 मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। 5 है इसके तो 5 टाइम्स 50 मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड करेंगे। तो ये होता है बस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब मिक्सचर में ये यूज़ करा जाता है। हाँ हाँ, डेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है, फिक्स प्रोपोर्शन। अब देखिएगा, अब बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वॉशिंग सोडा की, ठीक है। तो ये जो हमने ना पहले भी हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी, बेसिस की प्रॉपर्टीज़ में भी हमने देखा था। हम ये कह रहे थे कि ये जो Na2CO3 है, ये Na2CO3 हम इसी को वॉशिंग सोडा बोल रहे थे। अगर सही मायने में देखा जाए तो Na2CO3 वॉशिंग सोडा नहीं होता। Na2CO3 में अगर 10 मॉलिक्यूल वाटर के प्रेजेंट हैं तब उसको वॉशिंग सोडा बोला जाता है, ठीक है। तो ये Na2CO3.10H2O, दिस इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। इसे हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। अब आप आ जाइए पेज नंबर 33 पर ही, हम बिल्कुल नीचे प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि ये दिखता कैसा है। वॉशिंग सोडा इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो वॉशिंग सोडा जो है वो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं उसके, जैसे चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे नमक के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, ऐसे। उसके बाद दूसरा है वॉशिंग सोडा इज़ वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट्स विच आर सोल्यूबल इन वाटर। तो वॉशिंग सोडा जो है ये मतलब कुछ मेटल कार्बोनेट्स में से एक है जो कि पानी में घुल जाते हैं। तो ये Na2CO3.10H2 मतलब मिक्सचर तैयार हुआ। मिक्सचर का मतलब क्या है, सॉल्ट भी पानी में घुल जाता है ना, शुगर भी पानी में घुल जाती है। तो ये Na2CO3 जो है ये वाटर के अंदर घुल जाता है, और घुल जाता है इसीलिए हम इसको साबुन की तरह यूज़ करते हैं कपड़े वगैरह धोने के लिए। थर्ड देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज एल्कलाइन विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर, वाटर में जो सॉल्यूशन होता है वॉशिंग सोडा का, इट इज़ एल्कलाइन विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। यानी कि ये जो है ये बेसिक होता है नेचर में। एल्कलाइन मतलब बेसिक होता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद फोर्थ है वॉशिंग सोडा हैज़ डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज और क्लींजिंग प्रॉपर्टीज, सो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डिटर्जेंट्स। पता ही है, नाम से ही समझ में आ रहा है। फिर बात करेंगे यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी कि वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो पहला यूज़ देखिएगा, सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा इज यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े वगैरह धोने के लिए। दूसरा, इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वॉशिंग सोडा को परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर वो भी रिमूव करने के लिए यूज़ करा जाता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने मतलब साबुन डाल दिया पानी में और पानी को हमने कह दिया कि अब इसकी हार्डनेस दूर हो गई। वॉशिंग सोडा की हेल्प से डिटर्जेंट बनाया जाता है। वॉशिंग सोडा को सीधा यूज़ नहीं करा जाता कपड़े धोने के लिए, वॉशिंग सोडा की हेल्प से डिटर्जेंट बनता है, ठीक है। उसके बाद हार्डनेस जानते हैं ना, हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर जिसमें सॉल्ट ज़्यादा होते हैं। सॉल्ट जिसमें ज़्यादा होते हैं उसको पहचानने का तरीका ये है कि उसमें फॉर एग्जांपल आप हार्ड वाटर से नहा रहे हैं, नहाते टाइम आप साबुन लेकर रगड़ रहे हो बॉडी पर और साबुन के झाग ही नहीं बन रहे। आप कपड़े धो रहे हैं और कपड़े धोते टाइम लगे पड़े उसको कि भाई साफ़ तो हो जाए, और क्या होता है कि झाग ही नहीं बनता है। तो हार्ड वाटर की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि जब उसको साबुन के साथ यूज़ करा जाता है तो झाग नहीं बनता, लेदर नहीं बनता। अच्छा, अगला देखिएगा, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। तो ये साबुन बनाने के, ग्लास बनाने के, कांच होता है, ग्लास बनाने के और पेपर बनाने के काम होता है वॉशिंग सोडा। फोर्थ है, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स वो बनाने के काम आता है। बोरेक्स जानते हैं, बोरेक्स का एक पाउडर होता है, कैरम बोर्ड खेला बचपन में, है ना। तो कैरम बोर्ड पर एक बहुत छोटी सी डिब्बी आती है उस पर पाउडर छिड़कने वाली, तो वो जो छोटा सा पाउडर होता है उस पर लिखा रहता है बोरिक एसिड IP, है ना। तो वो बोरिक एसिड IP का जो सॉल्यूशन होता है, जब उसको डाल देते हैं पूरे कैरम बोर्ड पर फैला देते हैं, तो आपने ये महसूस करा होगा कि जो कैरम बोर्ड की जो गिटियाँ होती हैं
वो थोड़ी फिसलती रहती है, मतलब उस पर फिसलती है, ऐसा लगता है जैसे कोई बारीक बारीक से क्रिस्टल्स पड़े हुए हों, उन क्रिस्टल्स पर वो रोल कर रही है, लुढ़कती हुई जा रही है, ऐसा लगता है। ठीक है, तो वो जो होता है वही बोरेक्स होता है, तो वो बनाने के भी काम आता है। अगला देखिएगा, अगला है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O, ये बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। तो देखिएगा, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज NaHCO3, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं। इट इज़ समटाइम्स एडेड फॉर फास्टर कुकिंग ऑफ फूड सच एज ग्राम और चना, मतलब ये छोले वगैरह बनाने में फास्ट कुकिंग, जल्दी फूल जाते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल बाई रिएक्टिंग अ कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या है, इसको बनाने के लिए कोई नई चीज़ याद नहीं करनी, बस ये पहला स्टेप। ये पहले स्टेप में मेरे पास NaHCO3 आ रहा है, यानी कि यही हमारे पास पहले स्टेप में मुझे बेकिंग सोडा मिल रहा है। अच्छा जी, अब सीधा सीधा तो रिएक्शन हमको इसमें नहीं करना है। वॉशिंग सोडा में मेरे को ये 3 स्टेप्स में रिएक्शंस दिखाने हैं, और बेकिंग सोडा में मेरे को बस ये पहला वाला दिखाना है। ठीक है, तो ये बेकिंग सोडा बन गया आपका NaHCO3। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ वाइट क्रिस्टल्स विच आर स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। इसमें वाइट क्रिस्टल्स होते हैं विच आर स्पेयरिंगली सॉल्युबल, मतलब पानी में बड़ी मुश्किल से घुलते नहीं। सेकेंडली, इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज माइल्डली अल्कलाइन। इसका जो सॉल्यूशन होता है वाटर में माइल्डली अल्कलाइन होता है, मतलब हल्का फुल्का अल्कलाइन होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो। थर्ड है एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट, अब ये हमने इसके ऊपर एक्शन ऑफ हीट क्या होता है वो हम देख चुके हैं। ये NaHCO3 है, अगर इसको हम गर्म कर देते हैं तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट आ जाता है Na2CO3, तो अगला रिएक्शन वही है। When baking soda solution is heated, then it decomposes to give sodium carbonate with the evolution of carbon dioxide gas। तो ये बन जाता है हमारे पास Na2CO3 CO2 plus H2। ठीक है, हाँ जी। अब जरा इसके यूजेस देख लीजिए, बेकिंग सोडा के यूजेस भी ऑब्वियस से हैं, क्लियर है। पहला देखिए, बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज एन एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक। तो स्टमक की एसिडिटी को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा यूज़ होता है। मैंने एक बार शायद पहले भी बताया था आपको, एक कड़वा जरूर होता है, लेकिन अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है और कहीं इनो वगैरह नहीं मिल रही है तो बेकिंग सोडा फटाफट से खिला दिया जाए, तो एसिडिटी शांत हो जाती है। दूसरा है, बेकिंग सोडा इज यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर यूज्ड इन मेकिंग केक्स, ब्रेड एक्सेट्रा। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टारिक एसिड। अब देखिएगा, इसमें क्या करा जाता है कि जैसे हमारे पास बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब जैसे ब्रेड बनती है या केक बनता है, तो केक में बेकिंग सोडा को ऐड नहीं करा जाता। बेकिंग सोडा को अगर ऐड कर देंगे तो केक जो है वो कड़वा बन जाएगा, केक में कड़वेपन का स्वाद आएगा। कड़वेपन को ख़त्म करने के लिए उसमें मीठापन ऐड करना, उसके अंदर खट्टापन ऐड करना पड़ता है। वो कैसे होता है, आप ये देखिए, कड़वेपन का मतलब क्या है। कड़वेपन का मतलब तो ये हो गया ना बेसिक नेचर, कोई भी बेस का जो स्वाद है वो क्या होता है, कड़वा, बिटर। और कोई भी जो एसिड है उसका स्वाद क्या होता है, खट्टा। तो अगर किसी कड़वी चीज़ में कोई खट्टी चीज़ ऐड कर दी जाए तो अब वो टेस्टलेस थिंग बन जाती है, यानी कि वो न्यूट्रल बन जाती है। समझ गए? तो ये कौन सा रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब हमने क्या करा कि क्योंकि खाने की बात है, क्योंकि बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाना है, तो बेकिंग पाउडर जो है वो केक, ब्रेड, पेस्ट्री, ये सब कुछ बनाने के काम आता है। तो देखिएगा क्या करा कि ये जो NaHCO3 है, ये NaHCO3 है, हमने पहले ही कह दिया कि ये बेसिक है ना, तो एल्कलाइन है नेचर में, माइल्डली एल्कलाइन है NaHCO3। तो यहाँ पर हमने लिख दिया H+ लिखकर लिख दिया हाइड्रोजन आयंस, फ्रॉम टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड किसमें मिलता है, टमाटो। तो टमाटो में टार्टारिक एसिड मिल जाता है। तो हमने क्या करा, हमने टमाटो का पल्प थोड़ा सा ऐड कर दिया इसके अंदर, टमाटो का पल्प ऐड कर दिया, अब इसका कड़वापन खत्म हो गया। ठीक है, तो देखिएगा NaHCO3 प्लस H+, और ये एक्वस सॉल्यूशन होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, सोडियम के आयन से तो टूट कर अलग हो जाएंगे, प्लस CO2 प्लस H2। ये सोडियम के आयन कोई नुकसानदायक नहीं होते, इनफैक्ट बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। हम जब पानी भी पीते हैं तो पानी के अंदर सोडियम, कॉपर, इन सबको हम कहते हैं एडिड मिनरल्स।
वो देखा भी होगा बिस्लेरी की बॉटल पर लिखा रहता है विद एडिड मिनरल्स, वो जो एडिड मिनरल्स हैं वो यही है, ये सारे आयंस हैं। तो होता क्या है कि हमने क्या करा, हमने ना एक ये जो होता है आपका जैसे मैदा होता है मैदा, तो मैदा को हमने जैसे आटे की तरह गूंदते हैं वैसे गूंद दिया, उसके अंदर पानी मिला के, पानी मिलाने के बाद में उसको जो चकला बेलन होता है उससे हमने फ्लैट कर दिया। फ्लैट करने के बाद अब हम उसको फुलाना चाहते हैं, तो फुलाने के लिए क्या करा जाता है, फुलाने के लिए उसके ऊपर बेकिंग पाउडर डाला जाता है। बेकिंग पाउडर डालने के बाद में और फिर उसको माइक्रोवेव ओवन में रख दिया जाता है, तो वो फूल जाता है और बड़ा स्पंजी हो जाता है, पिज़्ज़ा का बेस तैयार हो जाता है। तो वो कैसे तैयार हुआ और वो फूला कैसे, वो ऐसे फूला कि अभी आपने जो मैदा को गूंदा है तो उसके अंदर पानी है और उसकी जो सरफेस है उस पर छोटे छोटे पोर्स हैं। तो उन छोटे छोटे पोर्स की हेल्प से हुआ क्या, उन छोटे छोटे पोर्स की हेल्प से जो ये NaHCO3 और H+, इनका जो कॉम्बिनेशन है इसी को हम बेकिंग पाउडर बोल देते हैं। तो ये बेकिंग पाउडर जो है ये उन पोर्स से वो जो उसकी सरफेस है उसकी सरफेस के अंदर पेनिट्रेट कर गया। पेनिट्रेट करने के बाद फिर आपने उसको गर्म करना चालू करा। तो जब आपने उसको गर्म करना चालू करा, अब क्या होगा कि वाटर जो है वो इवेपोरेट होना चाहेगा। भाई आप ये देखिएगा कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि ठंडी है ना, और आप उसको माइक्रोवेव ओवन में रखेंगे तो वो क्या होगा, वो गर्म होनी शुरू हो जाएगी। गर्म होगी यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा यानी कि वाटर इवेपोरेट होना चाहेगा। अच्छा, और जो वाटर है उस वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सड है, उस वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सड है। और जो अंदर है, जैसे ही एक ना गर्म चीज़ की जब भी कोई सॉलिड है वो गर्म होता है तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो जो है ना वो एक्सपैंड करता है। जब भी किसी चीज़ को हम गर्म करेंगे वो एक्सपैंड करेगा, ये तो पता है, ठीक है। तो गर्मियों में जो पुल होते हैं ना, जैसे आजकल गर्मी चल रही है, तो जैसे हम यहाँ से जाते हैं तो एक ये संजय नगर वाला फ्लाईओवर आता है। तो ये जो फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर पर झटका लगता है जनरली, क्योंकि क्या है कि रोड का एक टुकड़ा है, फिर रोड का दूसरा टुकड़ा है, फिर तीसरा टुकड़ा है, उनके बीच में लोहे का बीच में एक छोटा सा पार्टीशन दे रखा है, गैप दे रखा है, इतना गैप दे रखा है। वो क्या होता है कि गर्मियों में वो फूल जाता है, मतलब वो फैल जाता है, एक्सपैंड होता है। तो वो जो झटका लगता है ना, जब गाड़ी उसके ऊपर से उतरती है तो वो झटका कम लगने लगता है गर्मियों में। और अगर मान लीजिए बीच में वो गैप ना रखा जाए तो गर्मियाँ होंगी, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा जितना आजकल हो रखा है। तो जब वो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सड़क ना टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, मुड़ जाएगी, इनफैक्ट सड़क में क्रैक भी आ सकते हैं। तो इसलिए सड़कों में खासतौर पर पुल में बीच में गैप छोड़ा जाता है, ठीक है, नहीं तो पुल में क्रैक आने के चांसेस होते हैं, तो उससे पुल के डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से गैप रखा जाता है। तो ये एक एग्जांपल है इस चीज़ का कि कोई भी चीज़ वो थर्मली एक्सपैंड होती है, मतलब गर्म होने पर एक्सपैंड होती है। तो जैसे गर्म होने पर रोटी जो डायरेक्टली फ्लेम पर डाली जाती है तो रोटी फूलने लगती है, रोटी की एक लेयर अलग हो जाती है, एक लेयर ऊपर हो जाती है और बीच में गैस भर जाती है। अब वो फूल क्यों रही है, क्योंकि गैस को एस्केप होने की जगह नहीं मिल रही। अब वो गरम फूली हुई रोटी आपकी प्लेट पे रखी हुई है, आपने उसमें उंगली मारी तो फूट कर उसमें जो गैस है बाहर निकल गई, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर होती है। अब क्योंकि जो पिज़्ज़ा है वो पिज़्ज़ा में क्या होता है कि ऊपर का जो सरफेस है वो फूलने लगता है जब आप उसको माइक्रोवेव में रखते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर मिक्स है, और वाटर जो है वो गीला है ना, तो वो इवेपोरेट होना चाहेगा, बाहर होना चाहेगा, अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेकर चलेगा, चल भाई चल बाहर निकल, और बाहर निकलने की जगह नहीं मिलेगी। तो क्या होता है, वो जो पतला सा थिन क्रस्ट होता है वो फूलने लगता है और पिज़्ज़ा फूलकर मोटा हो जाता है। और यही प्रोसीजर गैस का भी है, गैस कह रही है आपका, ब्रेड का भी है। ब्रेड जो केक का जो बेस होता है उसमें भी ब्रेड लगाई जाती है। और अब सवाल ये उठता है कि ये जब फूलता है तो फूलने के बाद क्या दब नहीं सकता, तो हम ये कहते हैं कि दब सकता है। कैसे, दबा दो उसको, दबा दो तो अंदर की जितनी भी गैस है वो सब स्प्लिट मतलब निकल कर साइड से निकल जाएगी। तो ब्रेड को दबा कर देखो, तो ब्रेड को जब आप दबा कर देखेंगे तो ब्रेड पतली सी हो जाती है, छोटी सी, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। अब आप देखिएगा इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर साफ साफ, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड गेट्स ट्रैप्ड इन द वेट डफ मतलब गीला आटा, वेट डफ एंड बबल्स आउट स्लोली मेकिंग द केक और ब्रेड टू राइज एंड बिकम सॉफ्ट एंड स्पंजी। धीरे धीरे बबल आउट होती है, मतलब बाहर निकलने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इसी वजह से जो केक है वो थोड़ा सा राइज करने लगता है, यानी कि फूलने लगता है, सॉफ्ट और स्पंजी हो जाता है। तो कोई भी चीज़ जो सॉफ्ट है इसका मतलब क्या है, उसके अंदर हवा भरी हुई है, ठीक है। बलून है, बलून सॉफ्ट लगता है, बहुत ज़्यादा आपने हवा नहीं भर रखी तो उसको आप थोड़ा सा दबाते हो, क्यों है वो सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि हवा भरी हुई है उसमें। जो मैट्रेसेस हैं, जो गद्दे हैं, उस पर हम बैठते हैं तो वो भी दबते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट है। वो दबते हैं, क्यों दबते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी हवा भरी हुई है, हवा है,
ठीक है ना, वहाँ पर सॉलिड मैट्रिक्स बनी हुई है और उनके बीच में एयर स्पेस छोड़ा हुआ है खाली। उसके बाद देखिए, इफ ओनली बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन मेकिंग केक और ब्रेड, देन सोडियम कार्बोनेट फॉर्म्ड फ्रॉम इट बाय द एक्शन ऑफ हीट विल गिव अ बिटर टेस्ट टू केक और ब्रेड। तो जो सोडियम कार्बोनेट है वो कड़वा स्वाद दे देगा, उसको बेकार लगेगा। अगला देखिए, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग बेकिंग पाउडर इज दैट टार्टारिक एसिड प्रेजेंट इन इट कैन रिएक्ट विद एनी सोडियम कार्बोनेट फॉर्म्ड एंड न्यूट्रलाइजेज इट। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ वो मिलकर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, खत्म कर देगा, है ना, तो कोई कड़वापन नहीं रहता उसको। थर्ड है इसका जो यूज़ है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर जो बेकिंग सोडा है वो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह से भी काम आता है। ठीक है, बताओ भाई, ऑनलाइन वालों को क्लियर है यहाँ तक? बोलिए। यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला Yes, देखते हैं। ओके ओके, अगला देखते हैं भाई, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर सफ़ेदी की चमकार ज़्यादा, कपड़ों को चमकाने के लिए सफ़ेद कपड़ों को यूज़ करा जाता है। एक मिनट दीजिए मुझे, अभी आओ। तो 2-3 दिन लगेंगे, नोट्स ला कर दे दूँगा तुम्हें, अभी प्रिंट आउट खत्म हो गया सारा। चलिए जी, ब्लीचिंग पाउडर देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम, इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेक्ड लाइम। उसको ड्राई स्लेक्ड लाइम के पास, ड्राई स्लेक्ड लाइम से अगर आप क्लोरीन पास करने लगेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर तैयार हो जाएगा। तो CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा देखिएगा। CaOH whole twice plus Cl2 gives CaOCl2 plus H2O।
gives CaOCl2 plus H2। ठीक है, ये जो CaOCl2 बना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसी को ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। हाँ जी, प्रॉपर्टीज़ देखिएगा ब्लीचिंग पाउडर की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, ब्लीचिंग पाउडर इज़ अ वाइट पाउडर विच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर जो है ये एक वाइट पाउडर है, वाइट कलर का पाउडर होता है। इट विच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, तो ये क्लोरीन की काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल हमको देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड है, ब्लीचिंग पाउडर इज सॉल्यूबल इन कोल्ड वाटर। द स्मॉल इनसॉल्यूबल पोर्शन ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड इज द लाइन प्रेजेंट इन इट। तो ब्लीचिंग पाउडर हमेशा ठंडे पानी में, कोल्ड वाटर में सॉल्यूबल होता है, घुल जाता है आसानी से, लेकिन जो छोटा सा पोर्शन उसमें बच जाता है ना, जो सॉल्यूबल नहीं होता, वो लाइम होता है। लाइम मतलब CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, अच्छा फिर थर्ड है, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस क्लोरीन। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को डाइल्यूट एसिड्स के साथ में रिएक्शन करा दें तो क्या बनता है, तो क्लोरीन प्रोड्यूस होता है। देखिए कैसे, हमने क्या करा, ये CaOCl2 आया था, CaOCl2, इसका रिएक्शन हमने करा दिया H2SO4 के साथ। H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन करा दिया तो क्या बनेगा, CaSO4 प्लस Cl2 प्लस H2O। CaSO4 प्लस Cl2 प्लस H2O, ये बन जाएगा। The chlorine produced by the action of a dilute acid on bleaching powder acts as a bleaching agent. Thus, the real bleaching agent present in bleaching powder is chlorine. The chlorine produced by the action of dilute acid on bleaching powder. तो ये जो bleaching powder है इसमें थोड़ा सा dilute जो हमने एसिड मिलाया है, उससे जो क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ है, वो क्लोरीन ही एक्चुअल में कपड़े को वाइट कलर देता है। तो एक्चुअल में जो ब्लीचिंग एजेंट होता है ना ब्लीचिंग पाउडर में, वो क्लोरीन होता है। CaOCl2 में ये क्लोरीन ही है जो कपड़े को सफ़ेदी देता है। ठीक है, तो जो ब्लीचिंग एजेंट है वो ये स्टार इस वजह से बना रखा है कि इसमें ना ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि द रियल ब्लीचिंग एजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर इज क्लोरीन। ये याद रखना, क्लोरीन ही उसको वाइट कलर देता है। कुर्ते पजामे वगैरह जो वाइट कलर के होते हैं उस पर ये चीज़ लगाई जाती है। उसमें देखिएगा यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, पेज नंबर 37 पर आ जाइए, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस देखिएगा, पहला है इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लेनिन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। तो एक तो कॉटन एंड लेनिन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो वही कॉटन जो और लेनिन के ही होते हैं मेनली, जो कुर्ते पजामे होते हैं जो एकदम करारे जो नज़र आते हैं, जो खास तौर पर नेता लोग जो पहनते हैं वो चीज़। तो एंड लेनिन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। तो वुड पल्प जो होता है, वुड बैम्बू स्टिक्स का पल्प होता है। बैम्बू स्टिक्स का पल्प मतलब उनको, उनके अंदर पानी मिक्स करके उनको चर्न करा जाता है, उनका एक तरह से पल्प तैयार करा जाता है। तो वो पल्प जो है वो ना डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन कलर का होता है, तो उसको वाइट बनाने के लिए उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर ऐड किया जाता है, तब जाकर वाइट कलर के पेपर्स तैयार होते हैं। इट इज़ यूज्ड इन लॉन्ड्री फॉर ब्लीचिंग क्लोथ्स। ठीक है, क्लोथ्स को ब्लीच करने के। थर्ड, इट इज़ यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को साफ़ करने के भी काम आता है। ठीक है ना, ये जो आजकल ये स्विमिंग पूल्स वगैरह में जो होता है उसमें भी आपने देखा होगा क्लोरीन डालते हैं उसको साफ़ करने। अच्छा, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म के बनाने में वही जो बेहोशी की जो दवाई होती है। फिफ्थ है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल। तो वूल को अनश्रिंकेबल बनाने के लिए, ताकि वो श्रिंक ना हो। वूल जनरली श्रिंक हो जाती है ना, अगर उसको नॉर्मल किसी डिटर्जेंट में धो देते हैं तो श्रिंक हो जाती है। सिक्स्थ है, इट इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज़। तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। ठीक, अगला देखेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो हमने जो अभी तक सॉल्ट्स करे हैं वो सॉल्ट्स कौन कौन से? एक तो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनेगा, वॉशिंग सोडा, एक कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड। ठीक, ये हमने देखा, और ये लास्ट में भी देखा ब्लीचिंग पाउडर। इसके बाद में अगला जो है सॉल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है? जनरली देखा होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने सुना होगा POP। वो POP जैसे लोग अपने घरों में करवाते हैं, जैसे छत होती है तो छत पर करवा देते हैं POP, उसमें फिर सुंदर सुंदर लाइट्स वगैरह, डिज़ाइन वगैरह वो अलग अलग तरीके से वो करवा लेते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए,
प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट जो है वो क्या है, CaSO4। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, हेमी का मतलब होता है आधा, और हाइड्रेट मतलब वाटर, हाइड्रेशन, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब एक्सपीरियंस है इसका काफ़ी, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है, प्लास्टर नहीं हुआ कभी, खूब हुआ है ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ। अच्छा चलिए, तो जो चोट वगैरह लगती है ना, हड्डी वगैरह टूट जाती है, तो उसमें भी प्लास्टर लगाया जाता है। चेक कर रहे हो कि सब ठीक है कि नहीं? अच्छा, इसके बाद देखिएगा, द नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस केम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल मेड बाय हीटिंग जिप्सम व्हिच वाज मेनली फाउंड इन पेरिस। तो सबसे पहले क्या हुआ था, इसको ना जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो वो एक ना बहुत सॉलिड और हार्ड मास तैयार हो जाता है जब उसको जिप्सम को हीट कर देते हैं। और जिप्सम जो है वो मेनली कहाँ पर मिलता है, वो जिप्सम जो है वो पेरिस में मिलता है। शुरुआत में पेरिस में मिलता था, उसके बाद लेटर ऑन जब और जगह पर भी मिलने लगा तो अब ज़्यादा इजिप्ट की तरफ मिलता है जिप्सम। अब सुनिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, दैट इज जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट कंटेनिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जिप्सम जो है वो क्या है, CaSO4 CaSO4.2H2, तो इसको क्या बोलेंगे, जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, 2 मॉलिक्यूल है ना वाटर के, तो डाई, 2 के लिए डाई हो गया। अब इसको क्या करना है, 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करना है। डिग्री सेल्सियस तक हीट क्यों करवाना चाह रहे हैं हम, ताकि ये जो वाटर है ना ये इवेपोरेट होना शुरू हो। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो उसके बाद रुक जाना है कब, जब हम ये देखेंगे कि भाई इसमें सिर्फ आधा ही मॉलिक्यूल रह गया वाटर का, 1.5 मॉलिक्यूल उड़ गया। तो हमने ये कहा कि ये बन गया CaSO4.12H2O और प्लस 1.5 H2O, ये अलग हो गया। अलग हो गया यानी कि हमने कहीं इसको इकट्ठा कर लिया कंडेंसेशन से और यहाँ पर इवेपोरेट होने दिया इसको, ठीक है। तो 1.5 मॉलिक्यूल, 1.5 मॉलिक्यूल तो गया, इवेपोरेट हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया है, तो भाई बचेगा कहाँ, इवेपोरेट हो ही जाएगा, ठीक है। और आधा मॉलिक्यूल हमने रोक लिया। तो ये जो मिला है हमको, दिस इज कॉल्ड POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिएगा, इन द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O given in the above equation, we have shown only half a water molecule, half H2O as the water of crystallization. It is not possible to have a half molecule of water, so we can rewrite the above equation as half molecule water का वो अटेन करना, अचीव करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो हम इसी इक्वेशन, सेम इक्वेशन रहेंगे, आइडियली थ्योरेटिकली इक्वेशन ये है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कन्वर्ट कैसे करा जाता है, हाफ है, हाफ पॉसिबल नहीं होता, 1 मॉलिक्यूल होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, हाफ कुछ नहीं होता, ये 1.5 कुछ नहीं होता। तो क्या किया जाएगा, इसको थ्रू पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और 2 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जैसे हम बैलेंसिंग करते थे ना, तो फ्रंट पे 2, 3, 4 ऐसे लिख देते थे, वही काम करिए यहाँ पर कर दिया, ट्वाइस ऑफ CaSO4.2H2O हीट टू 100 डिग्री सेल्सियस, ये ट्राइंगल का मतलब हीटिंग का साइन होता है। और फिर ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ CaSO4.H2O, है ना। तो ट्वाइस जो है ये क्या करेगा, ये इस हाफ के साथ मल्टीप्लाई होता है, उसको 1 बना देगा, 1 लिखा नहीं जाता। प्लस जब 2 × 1.5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3H2। चलिए जी, अब उसके बाद प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टीज़। पहली है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज वाइट पाउडर, वाइट कलर का पाउडर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। दूसरा,
इट हैज़ अ वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू अ हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर। इसकी बड़ी रिमार्केबल प्रॉपर्टी होती है कि जब इसको पानी में मिक्स कर देते हैं तो पानी में मिक्स करने के बाद में ये एक बहुत हार्ड मास में सेटल डाउन हो जाता है। ठीक, तो इट हैज़ अ वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू अ हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O, तो ये जब हमने करा मतलब ये जो रिएक्शन है ना, ये वाला रिएक्शन एक्चुअली रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पर तो जिप्सम को हमने गर्म कर दिया बहुत ज़्यादा, जिप्सम को हमने गर्म कर दिया तो 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का अलग हो गया, टूटकर अलग निकल गया, इवेपोरेट होकर अलग निकल गया। अब उल्टा करो कि CaSO4 डॉट हाफ H2O है, CaSO4 डॉट हाफ H2O है, इसी में मतलब POP मिल चुका है, ठंडा हो चुका है, ये गर्म जो है 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म नहीं रहा, ठंडा हो चुका है। अब इसी में आपने क्या करा, इसमें आपने 1.5 मॉलिक्यूल H2O का ये इसमें ऐड कर दिया, पानी आपने इसमें ऐड कर दिया। जब पानी ऐड कर दिया तो आपको वापस से CaSO4 डॉट 2H2O मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब अगर आपको कोई ये कहे कि भाई मैंने अपने घर की सीलिंग पर POP करवा रखी है, ठीक है, तो उसने POP तो लगवाया था, जब लगवाया था ना, जब उसका काम चल रहा था तब तो वो POP था, लेकिन अब क्या है वो, अब वो जिप्सम है। तो अगर कोई कहे कि पूछे कि हाँ ये छत पर क्या लगा हुआ है, तो कोई कहे कि POP, तो बता देना कि POP नहीं है, ये जिप्सम है। ठीक है, POP लगाते टाइम होता है जब वो मतलब उस फॉर्म में होता है कि उसको अप्लाई करा जा सके, एप्लीकेबल फॉर्म में होता है। और जब वो सॉलिड हो जाता है, सेट इनटू हार्ड मास, जैसे प्लास्टर होता है हाथ पर, तो जो प्लास्टर होते टाइम लगाते टाइम तब तो वो POP है, लेकिन जब वो सूख गया है तब वो क्या तैयार हो गया, तब वो जिप्सम बन गया है। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, फॉर दिस रीज़न प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। तो इसी रीज़न की वजह से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ जो है उस कंटेनर में, ताकि जहाँ सा भी मॉइस्चर अगर आएगा तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तो उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में ही स्टोर करके रखा जाता है। क्लियर है? ठीक है, अब बात करेंगे यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस के। ठीक, यूजेस भी कॉमन से ही देखिएगा। इट इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन टू एंश्योर करेक्ट हीलिंग, इट कीप्स द फ्रैक्चर्ड बोन स्ट्रेट। तो फ्रैक्चर्ड बोन अगर हो गई है तो वो बार बार मुड़े ना उस जगह से, तो उसको स्ट्रेट रखने के लिए, ताकि वो हिले ना, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दिया जाता है। सेकेंड, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कास्ट्स इन डेंटिस्ट्री। तो डेंटिस्ट्री जो होती है मतलब दांतों की शेप, जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर के पास जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए किसी का दांत खराब हो गया और वो दांत उनको लेना है दूसरा, मतलब उसकी शेप बनानी है, तो दूसरा नया दांत लेना है लगाने के लिए वहाँ पर, तो क्या करते हैं कि जो पुराना दांत था उस पुराने दांत की शेप जो है, इम्प्रेशन, वो लिया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस उसमें फिक्स करके देख देते हैं, और फिर उसके अंदर से जो पुराना वाला दांत है उसको निकाल देते हैं। जब निकाल देते हैं तो उसको इम्प्रेशन छप जाता है उसके अंदर, और जैसे इम्प्रेशन छप जाता है फिर नया वाला दांत वो शायद सेरामिक वगैरह किसी चीज़ से मिलाकर बनाते हैं उसको, और फिर उसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कास्ट इन डेंटिस्ट्री। थर्ड है, इट इज़ यूज एज अ फायर प्रूफिंग मटीरियल। ये फायर प्रूफिंग मटीरियल के तौर पर भी यूज़ होता है, POP। उसके बाद देखिएगा, फोर्थ है, इट इज़ यूज्ड इन केमिकल लेबोरेटरीज फॉर सीलिंग एयर गैप्स इन apparatus वेयर एयर टाइट अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। तो कहीं पर भी अगर एयर टाइट अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पर जो है POP लगा दिया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दिया जाता है, तो वो सील प्रूफ कर देता है उसको। फिफ्थ है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सर्फेसेस लाइक द वॉल्स ऑफ अ हाउस स्मूथ बिफोर पेंटिंग दम, एंड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंटल डिज़ाइंस ऑन द सीलिंग्स ऑफ हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स। तो उस पर ऑर्नामेंटल डिज़ाइंस, खूबसूरत से डिज़ाइंस वगैरह बनाना, वो सब उसमें भी काम आता है। उसके बाद पेज नंबर 39 पर देखिएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो ये आपका जो है ना, ये इसमें आखिरी टॉपिक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, पेज नंबर 39। ठीक है, ये चैप्टर आपका ख़त्म है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको करना है या नहीं करना है, बस 1 मिनट रुकिए, मैं भी एक बार चेक करके बताता हूँ, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लास्ट ईयर तक सिलेबस पे नहीं था, एक बार देख लेता हूँ। बता मैंने आपको दिया ही है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या, लेकिन कई बार क्या है कि साइंस
साइंस का सिलेबस है अभी किसी के पास? है दे रखा है? वेबसाइट है नहीं, वेबसाइट छोड़ो भाई, वहाँ से देखो ये जो यूपीएससी की वेबसाइट। हाँ NCERT की कर रहा हूँ मैं, सर्च कर रहा हूँ। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? करिकुलम है हमारे पास 2023-24 का ये आ गया। CBSE की वेबसाइट पर आप हैं, सेकेंडरी 9th 10th वाले, उसमें मेन सब्जेक्ट्स आ गया जी साइंस का। चलिए ये आ गया 2023-24, इसमें है हाँ जी, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में है देयर डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ फर्निशिंग H+ एंड OH- आयंस, जनरल प्रॉपर्टीज, एग्जांपल्स एंड यूजेस ऑफ एसिड्स, न्यूट्रलाइजेशन, कंसेप्ट ऑफ pH स्केल। एक मिनट, नहीं हाँ जी, तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही है बस। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज एग्जांपल्स यूजेस। हाँ, कहीं पर भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, छोड़ दीजिए। लास्ट वाला पेज आपको पेज नंबर 39 छोड़ देना है, बाकी जो है पूरा का पूरा आपके सिलेबस में है। ठीक है ना, तो ये एसिड बेस एंड सॉल्ट कंप्लीट होता है। इसको प्रिपेयर रखना। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करवाऊँ? इलेक्ट्रिसिटी, लाइट वाला तो हो चुका है ना, इलेक्ट्रिसिटी करो। ठीक है, और आप लोग तैयार रहना। ये जो फ्राइडे जो आ रहा है अभी, नो टेस्ट, फ्राइडे को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का टेस्ट होगा। ठीक है, तो तैयार रहिए। चलिए जी, ओके ओके, थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून सर। ओके, गुड आफ्टरनून।